हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 फरवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। जो भी हम डेली करंट अफेयर करते हैं, हम बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर लेके आने की कोशिश करते हैं। जो भी डेली न्यूज होते हैं सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर मिस ना हो, खास करके करंट अफेयर सेक्शन से। तो गाइस, यहां पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 13 से लेके 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट्स को जब वो साथ में जोड़ सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अफेयर्स क्लाउड पे करंट अफेयर जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है और सारे के सारे करंट अफेयर कवर किए जा रहे हैं। क्योंकि 90% ऑफ द करंट अफेयर जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो अफेयर्स क्लाउड कवर करता है। और गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आज आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है। मतलब आप हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, उसका मेथड एक ही है कि आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है दोस्तों? करियर्स क्लाउड। बहुत से बच्चे अफेयर्स क्लाउड भर के जो है वो सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आएगा। तो आंसर क्या है इसका? करियर्स क्लाउड है। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में आप लेके चलें और करियर्स क्लाउड जो है वो आप भरोगे तो इसका मतलब क्या होगा? करियर्स क्लाउड से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और आपको डायरेक्टली जो है वो ऐप डाउनलोडिंग लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो गाइस, इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 साल के लिए और 2 साल के लिए अवेलेबल है। मतलब या तो आप 1 साल के लिए करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर 2 साल के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म में जो है वो इसको यूज कर सकते हो। लेकिन सब्सक्रिप्शन दोनों का प्राइस जो है वो बहुत कम रखा गया। एक बार आप ऐप को डाउनलोड करके एक बार देखें और आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम दाम पे हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम उसमें प्रोवाइड क्या करेंगे? तो आप देख सकते हो, डेली वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी। डेली वाइज पीडीएफ में हम 2 तरह की पीडीएफ देते हैं। एक तो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स, मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर उसी दिन का। एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जिसमें करंट अफेयर वीक वाइज अरेंज किए जाते हैं। तो इसका मतलब वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, वीकली टेस्ट, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कि कितना करंट अफेयर हमें याद रहता है, तो उसके लिए आप वीकली टेस्ट जो है वो क्या कर सकते हो? दे सकते हो। नेक्स्ट, मंथली पीडीएफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, बिकॉज इसमें हम आपको एक नहीं बहुत सी पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। ये आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। जैसे स्टडी पीडीएफ, जिसमें आपको पूरे महीने का थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा, डिटेल्ड करंट अफेयर, ताकि आप अच्छे से जो है वो उसको पढ़ सको। नेक्स्ट, क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, मतलब जो भी थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में भी। नेक्स्ट, पॉकेट पीडीएफ, नाम से पता लग रहा है आप करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। उन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है जो जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। और बैंकिंग अवेयरनेस जो आपके बैंक के एग्जाम, इंश्योरेंस के एग्जाम या किसी भी तरह के एग्जाम में आ रही है, तो ये पीडीएफ आपके लिए सहायता करेगी। नेक्स्ट, टॉप 100 करंट अफेयर, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर उसी महीने के आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिए जाएंगे, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर्स को जो है वो इजीली रिवाइज कर सको। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको हर महीने मिलेंगी अकॉर्डिंग टू आपकी सब्सक्रिप्शन। मतलब अगर 1 साल के तो 1 साल हर महीने यही चीजें आपको मिलती रहेंगी, 2 साल है तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बच्चे 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बताना चाहूंगा जो बच्चों का अभी एग्जाम है तो वो 2020 के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर करना चाहेंगे, तो वो आप हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप वेबसाइट का यूज कर सकते हो, वेबसाइट में लिंक अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 2021 का करना चाहते हो तो आपको जो है वो एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन आपने उस कॉस्ट पे नहीं परचेस करना, बहुत ही कम प्राइस है, लेकिन उस पे भी आप परचेस ना करें, आप इस कोड का यूज करें, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ASH10 कोड का यूज करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 2 फरवरी 2021 का करंट अफेयर। लेकिन आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला सेक्शन जो है वो बेसिकली कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। इसमें हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज अवॉर्डेड एज द बेस्ट टैब्लो among the 32 tableau that participated in the parade of 26th of January 2021। तो एक इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कर देते हैं कि 32 झांकियां जो है वो वहां पे निकाली गई थी। आप सबको पता है कि जो रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें झांकियां निकाली जाती हैं। तो कौन सी स्टेट की झांकी को जो वो बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो सिंपल, टैब्लो मतलब जो वो झांकी निकालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? टैब्लो। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका बहुत ही सिंपल है। और आपको पता है इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था 26 जनवरी 2021 को, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनको हमने इनविटेशन दिया था, लेकिन उनके कंट्री के अंदर जो है वो
कोविड-19 के जो नए ट्रेसिस आ गए उसके कारण वो नहीं आ पाए, तो इसका मतलब विदाउट एनी चीफ गेस्ट था। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की झांकी को, जो कि अयोध्या को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसको बेस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया, बेस्ट झांकी में से, मतलब बेस्ट टैब्लो में अवार्ड दिया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश राम टेम्पल्स मॉडल गेट्स बेस्ट रिपब्लिक डे टैब्लो अवार्ड। और यहां पे आप देख सकते हो द थीम ऑफ उत्तर प्रदेश टैब्लो वाज अयोध्या, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बाय डिफॉल्ट पिछले साल जो है वो राम मंदिर का बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज रहा है, जिसके कारण उन्होंने झांकी का जो मेन थीम था वो क्या रखा है, अयोध्या। द टैब्लो ऑफ त्रिपुरा थीम इको फ्रेंडली एंड आत्मनिर्भर भारत वन दी सेकंड बेस्ट अवार्ड, मतलब सेकंड स्टेट जो है वो इसमें कौन सी आएगी, त्रिपुरा आएगी। थर्ड स्टेट उत्तराखंड आएगी, जिनका थीम क्या था, देव भूमि द लैंड ऑफ द गॉड्स, मतलब ये शिवाजी के बारे में, मतलब शिवजी जी के बारे में बात कर रहे हैं। द टैब्लो ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वन द टॉप ऑनर्स अमंग द 9 टैब्लोज फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। जितने भी डिपार्टमेंट है सरकार के, उसमें से 9 टैब्लो थे, मतलब 9 झांकियां थी, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को पहला अवार्ड दिया गया। वो किस काम के लिए, उन्होंने जो है वो एक झांकी निकाली थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी आत्मनिर्भर भारत अभियान को, जो कि कोविड से रिलेटेड जो है वो बातें कर रही थी, और साथ ही साथ जो है वो प्रोसेस बता रही थी कि किस तरह से वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो हमने इंडिया के अंदर चलाया। तो 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है, पहली स्टेट उत्तर प्रदेश, दूसरी त्रिपुरा, और तीसरी स्टेट उत्तराखंड है। आपको पूछा जा सकता है कई बार कि दूसरी स्टेट कौन से, दूसरा जरूर याद किया करें। और साथ ही साथ कौन से डिपार्टमेंट को मिला, अगर डिपार्टमेंट में पूछ लें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो गाइस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का नाम याद रखना है। इसको पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको बाद में नाम जो है वो चेंज कर देगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर दिया। तो किसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, जो आप यहां पे नाम देख रहे हो इंदु भूषण जी का, वो बेसिकली फॉर्मर जो है वो सीईओ थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, लेकिन अभी जो लगा दिया गया वो किसको लगा दिया गया, आंसर क्या होगा, राम सेवक शर्मा, RS शर्मा, आप किसी भी तरह से याद कर सकते हो। राम सेवक शर्मा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर जो है वो राम सेवक शर्मा, इंदु भूषण नहीं है। इंदु भूषण जो है वो फॉर्मर थी, मतलब RS शर्मा ने रिप्लेस किया है इंदु भूषण जी को। और RS शर्मा जो है वो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं किसके, ट्राई के। तो ये भी आप याद कर सकते हो कि किसके फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, ट्राई के, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का बाय डिफॉल्ट कहां पे होगा, न्यू दिल्ली में। तो आप देख सकते हो राम सेवक शर्मा अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और आप उनका पिक्चर देख सकते हो ताकि आप न्यूज को क्या कर सको, रिकॉल कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉन 2020-21 सैयद मुश्ताक अली T20 कंपटीशन। तो गाइस डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, यहां पे अलग अलग स्टेट की टीम्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इस अवार्ड को किसने जीता है, सिंपली याद रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं, किसको हराया और किसने इस अवार्ड को जीता है, मतलब किसने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो टूर्नामेंट का नाम है सैयद मुश्ताक अली T20। और आपको एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है सैयद मुश्ताक अली जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, तो याद रखना है क्रिकेट से एसोसिएटेड और डोमेस्टिक क्रिकेट से एसोसिएटेड है। इसमें स्टेट्स पार्टिसिपेट करती है, तो जीता कौन है इसमें, तमिलनाडु क्रिकेट टीम जो है वो जीती है। मतलब अगर आपको पूछे कि कौन सी स्टेट जीती है, तो भी आंसर आपने क्या लगा देना है, तमिलनाडु। और अगर आपको पूछा जाए किसको हराया है, तो याद रखना है बड़ौदा क्रिकेट टीम को हराया, मतलब वडोदरा की जो क्रिकेट टीम है उसको हरा दिया गया है। तो इसको याद रखना है। और ये 12th एडिशन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, जो कि अभी 31 जनवरी को क्या हुआ है, इसका रिजल्ट आया। और तमिलनाडु टीम के जो कैप्टन है, मतलब लीड कौन कर रहा था इस टीम को, दिनेश कार्तिक। याद रखना है हमारे विकेट कीपर दिनेश कार्तिक जी इसको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और उसमें पहला क्वेश्चन है विच कंपनी ऑफ इंडिया अवॉर्डेड विद द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल। तो इंडिया की कंपनी को नेपाल का हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का एक न्योता मिला है, मतलब उन्होंने टेंडर भरा होगा, उसके बाद उनको चुना गया होगा। और इसकी अध्यक्षता जो है, इस मीटिंग की अध्यक्षता नेपाल के अंदर कौन कर रहा था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस कंपनी को, इंडिया की को, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का जो है वो हम दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, और ये बनाएंगे हमारे यहां पे। कौन सी रिवर के ऊपर बनेगा, अरुण रिवर के ऊपर इसको बनाया जाएगा, ईस्ट नेपाल वाली साइड पे। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सब बच्चे जो है वो आंसर दे रहे हैं, आंसर क्या होगा, सतलुज जल विद्युत निगम। तो याद रखना है सतलुज जल विद्युत निगम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि सतलुज जो है वो स्टार्ट होती है रक्षताल लेक से, तिब्बत वाली साइड से, वहां से स्टार्ट होकर हिमाचल में जाती है, हिमाचल से स्टार्ट होकर पंजाब में, पंजाब से फिर पाकिस्तान में एंटर करती है।
तो यहां पे देख सकते हो इंडिया सतलुज जल विद्युत निगम बैग 679 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल, और नेपाल में इसको बनाया जाएगा। याद रखना है कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, नाम से पता लग रहा है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो रिवर का नाम क्या होगा, अरुण रिवर के ऊपर इसको बनाया जाएगा। और कौन से साइड पे बनाया जाएगा, ईस्टर्न नेपाल वाली साइड पे बनाया जाएगा। और याद रखना है इससे नेपाल की जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर साल 3561 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज कर देंगे। लेकिन ये हमने याद नहीं रखना। कई बार आप सोचते होगे कि सर इतनी डिटेल करवा देते हैं, सर इसमें याद तो क्या करना है। तो भाई ये डिटेल करवाने का फायदा जो है वो सिर्फ एक ही है कि आपको न्यूज जो है वो लंबे समय तक याद रहती है। अदरवाइज इसमें 2-3 पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है, और मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं कि कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम, कौन सी कंट्री में है, कौन सी कंपनी इसको बना रही है, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पे, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो नेपाल के बारे में मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेपाल के बारे में सब बच्चे जानते हैं कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं केपी शर्मा ओली, और कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपलीस या नेपालीस रूपी है। और SJVN के बारे में बता चुका हूं, हेडक्वार्टर शिमला हिमाचल प्रदेश है, लेकिन चेयरमैन का नाम याद नहीं रखना। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया टू इमर्ज एज डैश मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी इन 2021 अकॉर्डिंग टू दी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया जो है वो कौन से नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी, या इंडिया कौन से नंबर पे आती है जो पोस्ट कोविड-19 में अपने आप को बहुत ही जल्दी से रिकवर कर लेगी। तो मतलब इंडिया की स्ट्रांग रिकवरी होगी पोस्ट कोविड-19 एरा में। और मैं आपको बता देता हूं इसमें जो टॉप किया है, क्योंकि ऑप्शन में आपको फर्स्ट रैंक नहीं दिखेगा, तो क्योंकि टॉप जो है वो इसके अंदर किया जर्मनी। मतलब सबसे पहले जर्मनी जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर ओवरकम करेगा। जर्मनी जो है वो पोस्ट कोविड-19 एरा में, मतलब कोविड-19 के बाद जो है वो बहुत तेजी से क्या करेगा, रिकवरी करेगा। इसमें 5 इंडिकेटर्स लिए गए हैं जिसके बेस पे ये देखा गया है। और आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, इंडिया जो है वो माना जाता है कि सेकंड नंबर पे जो है वो सबसे तेज रिकवरी करेगा। सबसे तेज रिकवरी करने वाला इंडिया होगा। याद रखना जर्मनी का रैंक जो है वो दूसरा है, और तीसरा स्थान जो है वो साउथ कोरिया का, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बहुत है कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, जिसके कारण वो इसको जल्दी से क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। इसके अंदर 5 इंडिकेटर्स दोस्तों लिए गए हैं। तो आप देख सकते हो इंडिया टू इमर्ज एज सेकंड मोस्ट रेजिलिएंट इकोनॉमी जर्मनी इन 2021 आफ्टर जर्मनी है, मतलब दूसरा स्थान जो है वो इंडिया का है। तो आप देख सकते हो दूसरा स्थान जो है वो इंडिया का है, और बहुत तेजी से इंडिया जो है वो रिकवरी कर सकता है। तीसरा स्थान जो है वो किसको दिया गया, साउथ कोरिया को। 5 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो सबसे ज्यादा होगी, और उसमें पहला स्थान है इंडिया का। जो 5 इंडिकेटर्स हैं उसमें सब में स्थान है अलग अलग। इंडिया का स्थान रियल जीडीपी ग्रोथ रेट में पहला है, माना जाता है कि 11% से भी ज्यादा होगी इंडिया में। और डेफिसिट कितना है, मतलब कितना नुकसान होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर, वो जो है वो इंडिया हमेशा ही जो है वो डेफिसिट रहा है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट के मुकाबले क्या है, कम है। और इंडिया कितनी जो है वो बोरिंग्स करेगा बाहर से अपनी जीडीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सारे इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। और PhD जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके प्रेसिडेंट संजय अग्रवाल जी है। लेकिन प्रेसिडेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर आप याद कर ले। अदरवाइज ओनली PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी अगर आप याद रखेंगे कि उनकी तरफ से ये बताया गया, तो भी क्वेश्चन जो है वो सफिशिएंट है। और आपने याद रखना है रिसेंट रिलेटेड न्यूज के अंदर कि 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया जो है वो एक स्पॉट जो है वो यहां पे क्या हो चुका है, यहां पे 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आएगा आउट ऑफ 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड फ्रॉम 5th इन 2019 ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। मतलब एक स्थान जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि पहला जो रैंक था 2019 में, और बहुत बढ़ चढ़कर ये सारे मीडिया चैनल्स पे बताया गया कि 2019 में इंडिया जो है वो 5th स्थान पे आ गया, बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन कोविड-19 के कारण अब इंडिया जो है 6th स्थान पे आ गया। इस बात को आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अलग से मार्क कर लिया, और मैंने इसको अलग से भी कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ 2021 एशियन इंडिया हैकथन। तो एशियन और इंडिया का गठजोड़ हो सके किसी तरह से, क्योंकि आपको पता है जो रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था RCEP जिसको हम कहते हैं, वो एशियन प्लस 6 कंट्रीज का था। लेकिन उसमें इंडिया जो है वो हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि इंडिया में ट्रेड जो है वो ये माना जा रहा था कि चाइना अगर उसके अंदर है, क्योंकि 6 कंट्रीज के अंदर चाइना भी था, तो अगर चाइना है तो इसका मतलब इंडिया से जो है वो सामान खरीदने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे। तो उन्होंने कुछ सुजेशंस इंडिया ने दी थी जो नहीं मानेंगी, जिसके कारण इंडिया एशियन प्लस 6 का हिस्सा नहीं बन पाया अभी तक जो है वो बातचीत चल रही है, शायद इंडिया जो है वो एंटर भी हो जाए। लेकिन एक अलग से डायलॉग चलता है जिसको हम क्या कहते हैं, एशियन इंडिया हैकथन, जिसमें हम अकाउंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम ट्रेड के बारे में
बात करते हैं। और इसका जो एड्रेसिंग सेशन है इंडिया की तरफ से वो किसने दिया गया, वो दिया गया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल जी। तो याद कर लें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो इसका हिस्सा बने हैं। और याद रखना है इसमें दो मेन थीम्स के ऊपर बात की गई है। एक तो ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बात की गई है, मतलब हम मेरीन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, हम समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं। एक एजुकेशन के ऊपर बात की गई, बाय डिफॉल्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो एशियन इंडिया हैकेथन 2021, जिसके अंदर जो है वो बहुत सी चीजों के बारे में चर्चा की गई है। और इसको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की तरफ से उद्घाटन मतलब एड्रेस जो है वो किया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से पार्टनरशिप करके इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और आपको पता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी होंगी, जो 10 एशियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। और एक कौन हो जाएगा, इंडिया। लेकिन याद रखना इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है, एशियन में सिर्फ 10 कंट्रीज हैं जिसका हिस्सा इंडिया नहीं है। और मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं बता चुका हूं किस बारे में बात हुई है इसके अंदर, ब्लू इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस, एनवायरमेंट, एजुकेशन, वाटर, स्मार्ट सिटीज, कैंपसेस। मतलब क्या है कि वो चीजें जो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका जो है वो यूज कर सकें। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि एशियन इंडिया हैकेथन जो है वो 2021 जो है उसको एड्रेस किसने किया है। और उसके दो ब्रॉड थीम्स कौन से थे, एक तो ब्लू इकोनॉमी याद रखना है, और दूसरा ब्रॉड थीम क्या था, एजुकेशन। इसके ऊपर जो है वो बात हुई है, तो याद रखना है। और एशियन के बारे में आपको बता देता हूं, इस बार की चेयरमैनशिप जो है वो कौन सी कंट्री के पास है, 2021 की ब्रुनेई के पास है। और थीम ऑफ एशियन चेयरमैनशिप क्या है, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। मतलब क्या होगा, हम जो है वो देखेंगे, हम ही प्रिपेयर करेंगे, हम ही आगे बढ़ाएंगे। तो तीनों चीजें जो है वो एशियन चेयरमैनशिप का थीम है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एच ई दातो लिम जोखोई, 2022 तक रहेंगे। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, जकार्ता, इंडोनेशिया। तो गाइस एशियन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रख लेनी है, जो भी आपको यहां पे बताई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च द इंडिजीनियस तेजस मार्क 2 मल्टी रोल कॉम्बैट जेट इन अगस्त सितंबर 2022। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं और क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो ऑर्डर दिए गए थे, जिसमें से 73 जो फाइटर जेट्स होंगे, 10 जो है वो ट्रेनिंग जेट्स होंगे, और उनका नाम होगा तेजस मार्क 2। और ये कौन सी कंपनी जो वो कंस्ट्रक्ट करेगी, ये करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो तेजस मार्क 2 रोल आउट नेक्स्ट ईयर, हाई स्पीड ट्रायल्स इन 2023। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर जो है वो इसका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हाई स्पीड जो ट्रायल्स हैं, मतलब इसकी स्पीड और बढ़ानी है नई जनरेशन के लिए, तो उसके ट्रायल जो है वो 2023 में आएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो तेजस मार्क 2, एक तो ये नाम याद रखना आपने, कौन सी कंपनी बनाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। और अगस्त सितंबर 2022 में जो है वो इसका लॉन्चिंग इवेंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट हाई स्पीड ट्रायल ऑफ जेट जो है वो 2023 में होगा, और इसकी प्रोडक्शन जो है वो 2025 तक क्या हो जाएगी पूरी। तो आप देख सकते हो कितना लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो इंडिया लेके चल रहा है, 2025 तक हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। और ये 48,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट था जो जनवरी 2021 में साइन किया गया था, जिसमें HAL 73 तेजस MK-1A और 10 ट्रेनर्स जो है वो देगा 2026 तक। तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक और, लेकिन तेजस मार्क 1 के लिए भी, तेजस मार्क 2 के लिए भी आपने याद रखना है इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नए वर्जन है तेजस के, जिसकी रेंज ज्यादा होगी, बेटर मेंटेबिलिटी होगी और ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, मतलब ज्यादा जो है वो पेलोड उठा सकता है, स्ट्रॉन्गर इंजन होगा। तो बहुत सी चीजें जो वो इसमें बेहतर होगी, लेकिन हमने यहां पे नाम याद रखना है तेजस मार्क 2, ये आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें आप याद कर सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, कर्नाटका, मतलब बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। तो आपको पता है यस मैन मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, राणा कपूर, और यस मैन मतलब मैं कौन से बैंक की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं यस बैंक की। तो राणा कपूर, उनका राइज एंड फॉल के बारे में जो है वो यहां पे बताया गया है, तो उसके बारे में आपने जो है वो याद रखना है। तो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करें, वैसे भी ये बुक जो है इंपॉर्टेंट है। और यस बैंक किस तरह से बना, 2004 में बना, और 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम से आगे आया। फिर इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेस को ओपन किया, फिर किस तरह से ये नीचे की तरफ आया, तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इवन इसमें बैंकिंग रिस्क के बारे में, बैंकिंग के सिस्टम के बारे में भी जो है वो क्वेश्चनिंग की गई है। और ये बुक दोस्तों किसने लिखी है, ये लिखी है पवन सी लाल ने। तो याद रखना है
पवन सीलाल इन्होंने इस बुक को लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है, पवन सीलाल इन्होंने लिखा है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये बुक राइज एंड फॉल ऑफ वन ऑफ इंडियाज प्रॉमिसिंग बैंकर्स राणा कपूर एंड इट्स ऑल्सो क्वेश्चनिंग द बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेटर्स और बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके कारण यस बैंक जो है वो आज डूब रहा है। आप देख सकते हो यस बैंक जो है वो उसको दोबारा से उबारने की कोशिश है, एसबीआई बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली 5,000 करोड़ रुपया जो है वो यस बैंक की तरफ से दिया गया था। द बुक फीचर्स द बर्थ ऑफ यस बैंक इन 2004। 2004 में जो है वो किस तरह से यस बैंक आगे आया, आगे बढ़ा, चौथा लार्जेस्ट बैंक बना, फिर उन्होंने अलग अलग कंट्री में अलग अलग ब्रांचेस को खोला। तो उसके बारे में जो है वो बताया गया है। और पवन सी लाल जो वो पर्सन है जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज डायमंड मर्चेंट लाइक नीरव मोदी, तो उनके बारे में भी उन्होंने लिखा था। तो वो भी बुक जो है वो बहुत चर्चा में रही थी उस टाइम पीरियड पे, तो इन्होंने ही वो बुक लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं, द वर्ल्ड लेप्रोसी डे is observed across the globe on which day in 2021। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज में इसको लिख लो या वेरी इंपॉर्टेंट डेज में लिख लो, क्योंकि ये डिजीज जो है उसको खत्म करने के बारे में बात हो रही है, किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। इसका कोई भी जो है वो अभी तक मेडिकल जो है वो रिकॉर्ड नहीं है कि किस तरह से इसको जो है वो रोका जा सकता है, किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग भी जो है वो कहते हैं, और इसको हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। ये आप याद कर लें, हैंसन डिजीज भी इसको कहा जाता है। और गाइस ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है ताकि जो लेप्रेसी से पीड़ित हैं उनकी मेंटल एबिलिटी को हम ठीक कर सकें, उनकी मेडिकल और सोशल इंप्लीकेशन ऑफ लेप्रेसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और गाइस इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं लास्ट संडे ऑफ जनवरी है, तो इसका मतलब इस बार 31 ऑफ जनवरी होगा। 31 ऑफ जनवरी 2021 वर्ल्ड लेप्रेसी डे। थीम क्या था, बीट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, मतलब उनके दिमाग में कोई ऐसी चोट न लगे जो लोग इससे पीड़ित हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल जो है वो आप कह सकते हो कि बॉडी के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से चीजें आती हैं बाहर, और आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो कुछ निशान जो है वो दिखेंगे आपको। तो वो आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उसको हमने अलग से ट्रीट नहीं करना। मेंटल वेलबींग के बारे में जो है वो बात हो रही है, इसलिए थीम जो है वो मेंटल वेलबींग के ऊपर जो है वो रखा गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो हर साल जो है वो लास्ट संडे ऑफ जनवरी मनाया जाता है, लेकिन 2021 में ये 31 जनवरी को मनाया गया, बिकॉज 31 जनवरी को संडे था, लास्ट संडे था जनवरी का। और ये दिन बताता है लेप्रेसी कम्युनिटी टू एडवोकेट द राइट्स ऑफ ए पर्सन अफेक्टेड विद द लेप्रेसी एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेडिकल एंड सोशल इंप्लीकेशन ऑफ लेप्रेसी। और किस तरह से लोग जो है उससे दूर भागना स्टार्ट कर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और थीम क्या था बता चुके हैं पहले, और WHO ने कहा है इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ लेप्रेसी पर एनम फॉलोड बाय ब्राजील एंड इंडोनेशिया। तो याद रखना है, पहले नंबर पे इंडिया है पूरे वर्ल्ड में लेप्रेसी के ज्यादा केसेस के अंदर, दूसरे नंबर पे ब्राजील है और तीसरा इंडोनेशिया है। तो ये याद रखना है, 31 जनवरी को इस साल मनाया गया। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया कोस्ट गार्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे का जो रेजिंग डे है वो किस दिन मनाया गया, फटाफट बताएंगे सब बच्चे क्या आंसर होगा इसका, क्योंकि इसी दिन जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड को, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। और इस बार 45th रेजिंग डे था। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसको 1978 में बनाया गया था, याद रखना है। और आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका 1 फरवरी। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो यहां पे आप पिक्चर देख सकते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 2021 द रेजिंग डे, इस बार 45th रेजिंग डे था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और 1 फरवरी को इसको मनाया जाता है, 45th रेजिंग डे था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, सब बच्चों को पता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है 1 फरवरी 1977, और इसका जो काम है वो स्टार्ट हुआ था सरफेस के ऊपर, मतलब इन्होंने काम स्टार्ट किया था वो 1978 में किया था, लेकिन अदरवाइज 1977 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है कृष्णा स्वामी नटराजन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मोटो क्या है, मोटो है वयाम रक्षाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च न्यू फेज ऑफ आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो हर स्टेट अलग अलग नाम से जो है इसको लॉन्च कर रही है, लेकिन नाम जो है वो वही है स्कीम का, जन आरोग्य स्कीम, जो कि मोदी जी ने स्टार्ट की थी, जिसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो वो दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर के सारे सिटीजन, मतलब जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, सबके ऊपर ये स्कीम अप्लाई हो जाती है। लेकिन उस स्कीम को भी थोड़ा सा नाम चेंज करके जो है वो स्टार्ट किया गया, उसका नाम रखा गया था आयुष्मान भारत स्कीम सेहत नाम से, या जन आरोग्य स्कीम सेहत के नाम से, और मोदी जी ने उसको वहां पे लॉन्च किया था। तो यहां पे हम कौन सी स्टेट की बात
बात करें जिन्होंने महात्मा गांधी स्वास्थ्य सेहत बीमा योजना के नाम से इसको स्टार्ट किया, आंसर होगा इसका राजस्थान। तो याद कर लें, स्टेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहीं पे आपको मिलेगा सरिस्का नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा रणथंबोर, यहीं पे आपको कौन सा मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा कलादियोगना नेशनल पार्क। तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आपको पता है कौन है, अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है दोस्तों, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। तो यहां पे आप देख सकते हो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी का फोटो देख सकते हो। उन्होंने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और ये राजस्थान के नाम से जो है वो स्टार्ट की गई और जयपुर से इसको जो है वो स्टार्ट किया गया। और सेम है स्कीम, कुछ इसमें पढ़ने वाला नहीं है कि सारे बेनिफिशियरीज जो हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो स्टेट हॉस्पिटल्स हैं, मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे फ्री ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। जो भी बेनिफिशियरीज होंगे सारे लोगों के लिए नहीं है राजस्थान के। तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 1.1 करोड़ फैमिलीज को इसमें बेनिफिट मिलेगा राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको बताई है वो याद रखना है। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं, 3 नेशनल पार्क्स बताए, चीफ मिनिस्टर बता दिया और साथ ही साथ स्कीम का नाम बता दिया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है, दिस लाइफ एट प्ले ए मेमोयर ऑफ गिरीश कर्नाड, मेमोयर ऑफ गिरीश कर्नाड ट्रांसलेटेड फ्रॉम कन्नड़ इनटू इंग्लिश बाय whom। तो सिंपल है कि ये बुक पहले कन्नड़ में लिखी जा चुकी है। जो किसका मेमोर है वो है गिरीश कर्नाड जी का, मतलब उनकी मेमोरीज हैं इसके अंदर। लेकिन गिरीश कर्नाड ने इसको कन्नड़ में लिखा था, लेकिन अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। किसने किया है ये आपने बताना है। आंसर क्या होगा, क्योंकि गिरीश कर्नाड जी की लास्ट ईयर जो है वो डेथ हो चुकी है, तो अब ये बुक जो है वो उन्हीं के जन्म दिवस पे जो है वो क्या की जाएगी, लॉन्च की जाएगी। तो आंसर क्या होगा, दिस लाइफ एट प्ले। तो आंसर है इसका बोथ ए एंड बी, क्योंकि गिरीश कर्नाड जी ने बहुत ज्यादा सहायता की थी जब इस बुक का इनिशियल फेज स्टार्टिंग में था। और दूसरे पर्सन जो इंपॉर्टेंट है श्रीनाथ पेरूर, तो वो इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। तो 2 पर्संस ने इसको इंग्लिश में जो है वो क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो, दिस लाइफ एट ए मेमोर बाय गिरीश कर्नाड ट्रांसलेटेड बाय श्रीनाथ पेरूर एंड गिरीश कर्नाड। तो उन्होंने खुद भी ट्रांसलेट किया है, जबकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। तो इसको रिलीज किया जाएगा 19th ऑफ मई को, बिकॉज उनकी 83rd बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हो, इट इज सेट टू बी रिलीज ऑन द 83rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गिरीश कर्नाड ऑन 19th मई 2021। और ये कन्नड़ बुक जो है वो ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में 2 राइटर्स की तरफ से, श्रीनाथ पेरूर और एक गिरीश कर्नाड खुद थे। और कन्नड़ बुक जो है वो 2011 में पब्लिश की गई थी। और इवन आपने याद रखना है, गिरीश कर्नाड बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। उनको पद्म श्री मिल चुका है 1974 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1992 में, और भी बहुत से अवार्ड्स जो है वो उन्होंने जीते हैं। तो सिर्फ नाम याद रखना है किसने ट्रांसलेट किया, क्योंकि बुक के अंदर जो है वो आपको गिरीश कर्नाड जी का नाम तो मिल ही जाएगा, लेकिन दूसरा नाम जो है वो आपने याद रखना है, श्रीनाथ पेरूर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इंडिया ट्रांजिशन टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 2020-30 टू कॉस्ट अराउंड INR 19.7 लाख करोड़, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया है। और सिंपल इंफॉर्मेशन है, याद नहीं रखना कुछ भी, इसमें सिर्फ आपको बताया गया है कि नीति आयोग की तरफ से एक आइडिया दिया गया, इतने लाख करोड़ रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ रुपए इंडिया को लगेंगे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमने पूरी चीज को ट्रांसलेट करना है, मतलब उसको पूरा ट्रांजिशन करना है। Next, investment in upskilling has potential to boost global GDP by $6.5 trillion by 2030। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से यह कहा गया है कि अगर हम अपस्किलिंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं उनको और स्किल देते हैं, किसी तरह से उनकी स्किल को इंप्रूव करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो ग्लोबल जीडीपी को और भी ज्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमने दावोस जो एजेंडा है 2021 का, जिसको मोदी जी ने एड्रेस किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। हेडक्वार्टर इसका क्लॉगनी है स्विट्जरलैंड के अंदर। फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके क्लॉस शशाब हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट, राजीव रंजन IAS ऑफिसर अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी टू तमिलनाडु सक्सीड के शामुंगम। तो याद रखना है यार, जो बच्चे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बाकी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तमिलनाडु के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट पॉल क्रटसन डाइड एट द एज ऑफ 87। तो दोस्तों बहुत ही फेमस नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं। इन्होंने एक वर्ड पॉपुलराइज किया था, एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोजीन वर्ड जो है वो 2000 में जो है वो इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया था, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी जो कि प्लैनेट को इन्फ्लुएंस कर रही है या किस तरह से उसको चेंज कर रही है, उसके बारे में ये बताया गया है। और इनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिला था 1995 में, याद रख सकते हो। 1995 में इन्होंने बताया था कि किस तरह से फॉर्मेशन और डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन जो है वो हो रही है, इसी काम के लिए इनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर दिया गया था 1995
2005 में। अदरवाइज इनको और भी जो है वो बहुत से प्राइजेस मिल चुके हैं, लेकिन ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे ये भी आप याद कर सकते हो। ये एम्स्टर्डम से बिलोंग करते थे, मतलब इनका जो जन्म है वो एम्स्टर्डम में हुआ था, तो याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड मिला है, मैं बता चुका हूं, टैब्लो के अंदर, मतलब सबसे अच्छी झांकी के अंदर जो है वो अयोध्या की झांकी इन्होंने रिप्रेजेंट की थी। नेक्स्ट, HAL जो है वो तेजस मार्क 2 को बनाएगा, जो न्यू जनरेशन जो है हमारे पास प्लेन्स होंगे, तो इसको याद रखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। नेक्स्ट आते हैं कल के क्वेश्चन की ओर, और कल के क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर था, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, किस रीजन को जो है वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से जाना गया, तो आंसर यहां पे क्या होगा, वेस्टर्न घाट्स होगा। वेस्टर्न घाट्स जो है वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से जानेंगे, ना कि ईस्टर्न घाट्स होगा। एक स्टूडेंट ने ईस्टर्न घाट्स आंसर बताया था, लेकिन यार मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे डेली आंसर दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट मैं करता रहता हूं, देखता रहता हूं कि कौन कौन से बच्चे जो वो डेली आंसर दे रहे हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, वेस्टर्न घाट्स होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे अगेन एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। आपको पता है कि टोटल 108 उपनिषद हैं, और उनमें से किस उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपने शायद पढ़ा होगा। आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको 108 उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यही क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और इसका आंसर जो है वो सिर्फ कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपके आंसर की वेट करूंगा, और सारे बच्चों के आंसर के बाद कल हम उस वीडियो में आंसर बताएंगे। तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप डेली इस तरह की वीडियोस चाहते हो, इसी तरह का करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हो, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि अगर इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहोगे, करंट अफेयर्स को पीडीएफ से पढ़ते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अफेयर्स के अंदर, मतलब करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और गाइस याद रखनी है एक बात कि 90% ऑफ द करंट अफेयर जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, एंड लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस मत लें, अच्छे से रहें, और मैं कामना करता हूं कि आपका गोल जो है वो इस साल जरूर अचीव हो जाए। थैंक यू गाइस अगेन, एंड टेक केयर, बाय बाय।